एवरीवन, वेलकम टू ITLS अकेडमी। हमारे लेक्चर का टॉपिक है DNA पॉलीमॉर्फिज्म एंड ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन। ये पार्ट 1 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है और इसके टाइप्स क्या क्या हैं। The probability of polymorphic DNA in humans is great due to the relatively large size of our genome। जो DNA की पॉलीमॉर्फिक नेचर है, इसकी प्रोबेबिलिटी ह्यूमंस में इतनी ज़्यादा इसलिए है क्योंकि ह्यूमंस के जीनोम का साइज बहुत लार्ज है। 98% ऑफ विच डज नॉट कोड फॉर जीन्स। और ये देखिएगा सबसे इंटरेस्टिंग बात कि इतना DNA है, 100% DNA, इसका सिर्फ और सिर्फ 2% पार्ट ही काम करता है। 98% कोई भी प्रकार की कोडिंग नहीं करता, सिर्फ 2% जीन ही कोड करता है और उसके बावजूद इतनी सारी संरचनाएं बन जाती, इतना सब कुछ हो जाता है सिर्फ और सिर्फ DNA पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से। एट द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस लेवल, अगर न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस लेवल की बात करें, सो इट इज एस्टिमेटेड दैट जीनोम सीक्वेंसेस डिफर बाय 1 न्यूक्लियोटाइड एवरी 1000 to 1500 बेसेस। अगर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की बात करें तो जो जीनोम सीक्वेंस होता है ये एक न्यूक्लियोटाइड से डिफर करता है। हर 1000 से 1500 तक के बेसिस को अगर लिया जाए तो इसमें सीक्वेंस सिर्फ 1 या 2 बार चेंज होने के चांसेस हैं कि 10 से 15,000 बेसिस में कोई एक गलत तरीके का आपको बेस देखने को मिल जाए। These single nucleotide differences or single nucleotide polymorphism may occur in gene coding regions as well as integrinic sequences। अब ये जो सिंगल न्यूक्लियोटाइड के डिफरेंसेस हो रहे हैं, जो चेंजेस आ रहे हैं, इन्हीं को हम SNPs भी बोलते हैं। SNPs का मतलब है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। और ये जो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म है ये जीन कोडिंग रीजन में हो सकती है एज वेल एज ये इंटरजेनिक सीक्वेंसेस में भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि जो रीजन जीन्स के लिए कोड कर रहा है वहीं पर ये देखने को मिले। द ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजन HLA, शायद सभी लोग जानते होंगे HLA क्या होता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम से, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी से रिलेट करता है। तो जो ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजन होता है, लोकस इज़ अ फैमिलियर एग्जाम्पल ऑफ हाईली पॉलीमॉर्फिक रीजन ऑफ ह्यूमन DNA। अब ये जो HLA होता है, ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजन जो होता है, ये सबसे ज़्यादा फैमिलियर एग्जाम्पल है जो भी हाईली पॉलीमॉर्फिक रीजन होता है ह्यूमन DNA का, उसका। वेयर सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंजेस अकर मोर फ्रिक्वेंटली। ये एक ऐसी जगह होती है दैट इज़ ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजन जहाँ पर सिंगल न्यूक्लियोटाइड के चेंजेस बहुत फ्रीक्वेंटली देखे जाते हैं। बहुत ज़्यादा सिंगल न्यूक्लियोटाइड्स में चेंज होंगे और वो अपीयर होंगे, बहुत फ्रीक्वेंटली आप देख पाएंगे कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड्स जगह जगह पे चेंज हैं। The variable nucleotide sequence in this locus code for peptides that establish सेल्फ आइडेंटिटी ऑफ द इम्यून सिस्टम। जो वेरिएबल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होते हैं इस ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजन लोकस के, ये पेप्टाइड्स के लिए कोड करते हैं, पेप्टाइड्स के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। दैट इस्टेब्लिश्ड सेल्फ आइडेंटिटी ऑफ द इम्यून सिस्टम। जो हमारा इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम की सेल्फ आइडेंटिटी के लिए भी रिक्वायर्ड होते हैं। सेल्फ आइडेंटिटी का मतलब होता है कि अपनी ही बॉडी के पार्ट को पहचानते हैं। अगर उसे नहीं पहचानेंगे तो इनका तो काम होता है कि बाहर से कोई भी अगर आ रहा है, ये ऐसे पेप्टाइड्स होते हैं जो कि डिफेंस सिस्टम में अगर बाहर से कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल, ऐसा कोई फॉरेन एंटीजन आ जाता है जो कि हार्म कर सकता है, तो ये उसको किल कर देते हैं। लेकिन इनके पास में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि ये अपने जो है बॉडी के एंटीजन्स उन पे अटैक ना करें। सेल्फ आइडेंटिटी की इनके पास में कैपेबिलिटी हो ताकि ये अपने को पहचान सकें
और खुद पे ही अटैक ना करें। जब अपने आप को ही नहीं पहचानते हैं, अपने ही इम्यून सिस्टम को ये डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, तो उस कंडीशन को ऑटो इम्यूनिटी बोला जाता है, जिसमें बॉडी अपने आप पर ही अटैक करती है, जो कि एक टाइप की डिसीज़ है। नॉर्मल कंडीशन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, बॉडी फॉरेन एंटीजन्स पे एक्ट करती है। Some human sequence polymorphism affect many base pair। कुछ पॉलीमॉर्फिज्म ह्यूमन सीक्वेंस की ऐसी होती हैं जो कि बहुत सारे बेस पेयर्स को अफेक्ट करती हैं। अभी हमने देखा सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज हो रहा है, उसकी जगह पे ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे बेस पेयर्स चेंज हो जाएं। लार्ज ब्लॉक्स ऑफ रिपीटेड सीक्वेंसेस में बी इन्वर्टेड, डिलीटेड और डुप्लीकेटेड फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अदर। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि रिपीटेड सीक्वेंसेस के बड़े बड़े से ब्लॉक्स होते हैं, वो इन्वर्ट हो सकते हैं। इन्वर्ट का मतलब है कि अगर कोई सीक्वेंस लूँ ACTG इस तरीके का सीक्वेंस था, तो वो इन्वर्ट हो जाएगा। इन्वर्ट का मतलब हो जाएगा कि एकदम पलट जाएगा, ये GTCA बन जाएगा, एकदम से उलट हो गया, उल्टा हो गया, उसका इन्वर्ट हो गया। डिलीट का मतलब तो सभी जानते हैं कि कोई भी सीक्वेंस वहाँ से डिलीट हो गया। या फिर डुप्लीकेट हो गया। डुप्लीकेट में कैसे होता है, जैसे ATCG मैंने लेके रखा है, सेम यही चीज़ दोबारा से रिपीट हो गई ATCG। अब ये हो गया डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन और इन्वर्जन में इतना ही फ़र्क है कि डुप्लीकेशन में सेम सीक्वेंस रिपीट होता है, जबकि इन्वर्जन में सीक्वेंस सेम रहता है लेकिन वो अपोजिट हो जाता है, उल्टा हो जाता है। लॉन्ग इंटरस्प्रेड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, लाइंस बोला जाता है इनको, ये भी एक प्रकार के सीक्वेंसेस हैं बॉडी में पाए जाने वाले, एंड आर हाईली रिपीटेड सीक्वेंस। ये जो लॉन्ग इंटरस्प्रेड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस हैं, ये बहुत रिपीटेड सीक्वेंस हैं और इनकी लेंथ होती है 6 to 8 किलो बेस पेयर। दैट कंटेन RNA पॉलीमरेज प्रोमोटर। अब इनके पास में ये जो लाइन होते हैं, लॉन्ग इंटरस्प्रेड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होते हैं, इनके पास में पॉलीमरेज प्रोमोटर्स प्रेजेंट होते हैं और साथ ही साथ ओपन रीडिंग फ्रेम्स होते हैं। ओपन रीडिंग फ्रेम्स रिलेटेड टू द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ऑफ रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरसेस ऐसे वायरस होते हैं जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के मेथड से, जैसे कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है RNA से DNA का बनना, इनका जेनेटिक मटेरियल RNA है, ये क्या करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद लेते हैं और RNA से DNA बना लेते हैं। तो जो ओपन रीडिंग फ्रेम होता है, RNA पॉलीमरेज प्रोमोटर और ओपन रीडिंग फ्रेम, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से रिलेटेड होता है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज रेट्रोवायरसेस में वर्क करता है। तो ये भी देखा जाता है कि ये रेट्रोवायरस की तरह वर्क कर रहे हैं। देयर आर इवन मोर शॉर्ट इंटरस्प्रेड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस। यहाँ पे बहुत सारे और भी सीक्वेंस हैं, जैसे कि साइंस हैं, इनको शॉर्ट इंटरस्प्रेड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस बोला जाता है। स्कैटर्ड ओवर द जीनोम, ये पूरे जीनोम पे स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे हुए रहते हैं। साइंस इंक्लूड ALU एलिमेंट, इन शॉर्ट आप याद कर सकते हैं आलू एलिमेंट। बाय द वे ये आलू तो बिल्कुल भी नहीं है। तो जो साइंस होते हैं इनमें ALU एलिमेंट होता है और ALU एलिमेंट इसका नाम दिया गया है नेम्ड फॉर हार्बरिंग रिकॉग्निशन साइट फॉर द ALU1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है ALU1, उसकी रेस्ट्रिक्शन साइट इसमें प्रेजेंट होती है, तो इसीलिए इसका नाम दे दिया गया ALU एलिमेंट्स। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, larger sequence variants and tandem repeats can be detected by observing changes in the restriction map of a DNA region। जो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म होती है, इसके अलावा लार्ज सीक्वेंस वेरिएंट्स होते हैं और टेंडम रिपीट्स होती हैं। ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको कि उनके चेंजेस के द्वारा, उनमें आने वाले चेंजेस के द्वारा पहचाना जा सकता है। और चेंज कहाँ पे आता है, जो रेस्ट्रिक्शन मैप होता है किसी DNA रीजन में, वहाँ पे चेंज आता है और उसी चेंज से आप पहचान सकते हैं कि वहाँ पे सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म है या नहीं है।
लार्ज सीक्वेंस वेरिएंट्स हैं या नहीं है, टेंडम रिपीट्स वहाँ पे हैं या नहीं है। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, लार्जर सीक्वेंस वेरिएंट्स एंड टेंडम रिपीट्स, ये चीज़ें होती हैं जो कि बताती हैं कि कोई चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। एनालिसिस ऑफ रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स बाय सदर्न ब्लॉट। सदर्न ब्लॉट एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कि डीएनए का डिटेक्शन किया जाता है। तो अगर रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स की एनालिसिस की जा रही है इस सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक के द्वारा, तो ये पता चलता है, इट रिवील्स रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, RFLP बोलते हैं, और ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा डीएनए को डिटेक्ट किया जा सकता है, और इसमें एनालिसिस रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स की जाती है विद द हेल्प ऑफ सदर्न ब्लॉटिंग। अब आता है RFLP टाइपिंग, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म टाइपिंग। The first polymorphic RFLP was described in 1980. 1980 में सबसे पहले polymorphic RFLP को डिस्क्राइब किया गया था। RFLPs were the original molecule targets used for gene mapping. RFLPs जो होते हैं ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं कि ये ओरिजिनल मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी जीन मैपिंग को टारगेट करने के लिए। इसके साथ ही साथ RFLP की मदद से आप ह्यूमंस का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, और पेरेंटेज टेस्टिंग भी RFLP की मदद से की जा सकती है। RFLPs are observed as differences in the sizes and number of fragments. RFLP ऑब्जर्वेशन कैसे करते हैं, इसको ऑब्जर्व करने के लिए जो भी फ्रेगमेंट्स होते हैं, फ्रेगमेंट्स जो जनरेट होते हैं, उनके साइज डिफरेंस के बेस पे इसको ऑब्जर्व किया जाता है। सो नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स जनरेटेड बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन ऑफ डीएनए। डीएनए का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेशन पहले कराया जाता है। जो बड़े बड़े से फ्रेगमेंट्स होते हैं डीएनए के, उनको शॉर्ट फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट किया जाता है, और फिर वो जो नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स जनरेट होते हैं वो साइज़ के बेस पे होते हैं, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, तो उसी साइज़ के आधार पर ही RFLP के द्वारा डिटेक्शन किया जाता है। The first step in using RFLP is to construct a restriction enzyme map. सबसे पहला स्टेप होता है कि एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का मैप बनाया जाए। अब मैपिंग किसकी होती है, डीएनए के रीजन की। जिस पर्टिकुलर डीएनए के रीजन को इन्वेस्टिगेट करना है, जिसका डीएनए रीजन अंडर इन्वेस्टिगेशन, जिसका इन्वेस्टिगेशन करना है, जिसकी जांच करनी है, जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले उसके लिए एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आपको मैप बनाना पड़ेगा। वंस द रेस्ट्रिक्शन मैप इज नोन, एक बार जब रेस्ट्रिक्शन मैप आपको पता चल जाता है, द नंबर एंड साइजेस ऑफ द रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स ऑफ अ टेस्ट डीएनए रीजन कट विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर कंपेयर्ड विद द नंबर ऑफ साइज ऑफ फ्रेगमेंट्स एक्सपेक्टेड बेस्ड ऑन द रेस्ट्रिक्शन मैप। जब एक बार रेस्ट्रिक्शन मैप का पता चल जाता है, तब जो नंबर और साइज होते हैं रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स के किसी टेस्ट डीएनए के, वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किए जाते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। फिर उनके नंबर और साइज़ के आधार पे जो फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको एक कह सकते हैं कि किस आइडेंटिफाई किया जाता है, और आइडेंटिफाई करने के लिए एक कंट्रोल भी रखा जाता है। कंट्रोल में आपका डिज़ायर्ड साइज़ और सीक्वेंस होता है। अगर आपने जो फ्रेगमेंट एनालाइज किया है RFLP से, उसका साइज़ और सीक्वेंस सेम आ रहा है, तो आप समझ जाते हैं कि आपका जो डिज़ायर्ड सीक्वेंस है वो वही है जिसको आप पा सकते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म्स आर डिटेक्टेड बाय ऑब्जर्विंग फ्रेगमेंट्स नंबर। पॉलीमॉर्फिज्म को डिटेक्ट करने के लिए फ्रेगमेंट्स के नंबर को ऑब्जर्व किया जा सकता है, एंड साइजेस डिफरेंट फ्रॉम दोज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द रेफरेंस रेस्ट्रिक्शन मैप। या तो आप फ्रेगमेंट के नंबर को डिटेक्ट करके आप पॉलीमॉर्फिज्म को डिटेक्ट कर सकते हैं, या फिर डिफरेंट साइजेस को आसानी से पहचान सकते हैं, जो कि रेस्ट्रिक्शन मैप से आपको डिफरेंट साइज़ के फ्रेगमेंट्स मिलते हैं,
उन फ्रेगमेंट के साइज के बेस पर भी आप पॉलीमॉर्फिज्म को डिटेक्ट कर पाते हैं। अब यहाँ पे कुछ टेक्निक्स बताई गई हैं, सारी ही टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है इसलिए मैंने डाला है। आप इसको ज़रूर याद करिएगा क्योंकि इससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है, तो ये बिल्कुल भी भूलने वाला नहीं है। ये टेबल आपको बहुत अच्छे से याद करनी है। इस टेबल में बताया गया है टाइप्स ऑफ यूजफुल पॉलीमॉर्फिज्म एंड लेबोरेटरी मेथड्स। कौन कौन सी पॉलीमॉर्फिज्म होती हैं और उनके लिए लेबोरेटरी में कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले पॉलीमॉर्फिज्म है RFLP, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। अब RFLP में स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर होता है वन और मोर न्यूक्लियोटाइड चेंजेस दैट अफेक्ट द साइज ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोडक्ट। एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स में चेंज होते हैं जिनकी वजह से जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का प्रोडक्ट होता है उसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। डिटेक्शन की बात करें तो RFLP को आप सदर्न ब्लॉटिंग की मदद से डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। इसमें स्ट्रक्चर होता है रिपीट ऑफ 10 to 50 बेस सीक्वेंसेस इन टेंडम। 10 से 50 बेस का सीक्वेंस होता है। और अगेन अगर इसके डिटेक्शन की बात करें तो सदर्न ब्लॉट एंड PCR, ये दो ऐसे मेथड्स हैं जिनके द्वारा आप वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है STR, शॉर्ट टेंडम रिपीट। इसमें 1 से 10 बेस पेयर का सीक्वेंस होता है टेंडम में और इसको डिटेक्ट करने के लिए PCR की हेल्प ली जाती है। नेक्स्ट है SNP। SNP में सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज होता है। इसका फुल फॉर्म ही होता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। इसमें एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज देखा जाता है और इसको डिटेक्ट करने के लिए आप या तो सीक्वेंसिंग का यूज़ कर सकते हैं या किसी अदर मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगेन मैं बोलूँगी ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, क्वेश्चन वाला पार्ट है, तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, इसको याद भी रखिएगा। इवन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपके पास में चीज़ें हर टाइम अवेलेबल रहें। अब यहाँ पे देखिएगा RFLP का प्रोसीजर दिखाया गया है। पहले हम बात करते हैं जो पॉइंट्स यहाँ पे हैं। इनिशियली RFLP टाइपिंग इन ह्यूमंस रिक्वायर्ड द यूज़ ऑफ सदर्न ब्लॉट टेक्निक। पहले RFLP की टाइपिंग के लिए सदर्न ब्लॉट की ज़रूरत पड़ती थी। DNA वॉज कट विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से DNA को कट किया जाता है। रिजॉल्व्ड बाई जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से इसको रिजॉल्व किया जाता है और उसके बाद में ब्लॉटेड टू अ मेम्ब्रेन, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन हो या नायलॉन मेम्ब्रेन हो, किसी भी मेम्ब्रेन पे इसकी ब्लॉटिंग की जाती है। ब्लॉटिंग का मतलब होता है जो भी फ्रेगमेंट्स आपको मिले हैं उनको लाके किसी भी जेल पे रख देना। Probes to specific regions of DNA containing potential RFLP। जो प्रोब्स होते हैं जिनमें DNA के स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं और पोटेंशियल RFLPs भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। सो प्रोब्स टू स्पेसिफिक रीजन ऑफ DNA containing potential RFLPs were then hybridized to the DNA on the membrane to determine the size of resulting bands। अब इनका क्या किया जाता है, हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है DNA के साथ में। जिस मेम्ब्रेन पे ये प्रेजेंट हैं वहीं पे इनका हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है ताकि जो रिजल्टिंग बैंड है उसके साइज को डिटरमिन किया जा सके। यहाँ पे देखिएगा प्रोसीजर दिखाया गया है। A linear piece of DNA with two polymorphic BGL2 restriction enzyme site। इसमें BGL2 की 2 restriction enzyme sites दी गई हैं। Designated here as 1 and 2। यहाँ पे 1 और 2 ले लिया गया है, BGL1 और BGL2। Yields different fragment size। अब देखेगा इसने अलग अलग फ्रेगमेंट के साइजेस को जेनरेट किया है और ये फ्रेगमेंट्स किस बेस पे जेनरेट होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस ऑफ नाइदर आइदर और बोथ ऑफ द रेस्ट्रिक्शन साइट।
अब या तो रेस्ट्रिक्शन साइट ना प्रेजेंट हो या फिर प्रेजेंट हो या फिर दोनों ही रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट हो. For instance, a GT mutation will change the sequence of the normal site, that is +2 were not recognized by the enzyme. देखिएगा पहले में जो G से T म्यूटेशन हुआ है, G से T म्यूटेशन वाला केस क्या करेगा, ये सीक्वेंस को चेंज कर देगा. नॉर्मल साइट होती है प्लस को जो उससे माइनस है उसके साथ में ये चेंज कर देगा. The presence or absence of the polymorphic site is evident from the number and size of fragments after cutting the DNA with BZL2, that is bottom right. प्रेजेंस होगी पॉलीमॉर्फिक साइट की या absence होगी, ये डिपेंड करेगा नंबर और साइज ऑफ फ्रेगमेंट्स जो जनरेट होंगे DNA की कटिंग के द्वारा. Over many generations, mutations, intra and interchromosomal recombinations, gene conversions and other genetic events have increased the diversity of DNA sequences. DNA sequences की डाइवर्सिटी बहुत बढ़ गई है, बहुत प्रकार के DNA सीक्वेंसिंग होने लगी है. ऐसा क्यों? क्योंकि जेनेटिक इवेंट्स जो हैं वो बहुत बढ़ गए हैं, बहुत सारी जनरेशन से ये चलता आ रहा है, तो बहुत सारे इवेंट्स हो गए हैं, म्यूटेशंस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, इंट्रा क्रोमोसोमल रिकॉम्बिनेशंस हो जाते हैं, जीन्स का कन्वर्जन पॉसिबल हो गया है, और इसके अलावा भी बहुत से जेनेटिक इवेंट्स हैं जो कि हो सकते हैं, जिनकी वजह से डीएनए की सीक्वेंस की जो डाइवर्सिटी है, सीक्वेंसिंग की जो टेक्निक्स हैं, उनका बहुत नंबर हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गई हैं. One consequence of this genetic diversity is that a single locus, that is, a gene or region of DNA, will have several versions or alleles. इस चीज़ का एक consequence ये भी है कि बहुत ज़्यादा अगर जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी तो एक जो सिंगल लोकस है उस पे जीन्स का जो रीजन है डीएनए पे, उसमें भी बहुत सारे एलील्स या बहुत सारे डीएनए के वर्जन्स प्रेजेंट होंगे. नेक्स्ट आता है डिपेंडिंग ऑन द एक्सटेंट ऑफ डाइवर्सिटी और पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ अ लोकस. किसी लोकस की कितनी डाइवर्सिटी है, कितनी पॉलीमॉर्फिज्म है, इस पे डिपेंड होके एनी टू पीपल कैन शेयर द सेम एलील और हैव डिफरेंट एलील्स. डाइवर्सिटी की वजह से कोई भी दो पीपल कॉमन एलील शेयर भी कर सकते हैं और डिफरेंट एलील्स भी हो सकते हैं, एंड ऑब्वियसली होते भी हैं. More closely related individuals are likely to share more alleles than unrelated persons. जो बहुत closely related individuals होते हैं, जैसे मदर है, फादर है, सिस्टर, ब्रदर, तो ये closely related individuals में ज़्यादा से ज़्यादा एलील कॉमन होते हैं, जबकि जो अनरिलेटेड पर्सनस हैं, आपके फ्रेंड से ले लीजिएगा, आपका फ्रेंड जो है वो आपका क्लोजली रिलेटेड नहीं है, आपका खास है लेकिन आपसे क्लोजली रिलेटेड नहीं है, उसका एलेलिक सीक्वेंस आपसे डिफर करेगा. लेकिन आपके ब्रदर का, आपके सिस्टर का, मदर का, फादर का, उनका अगर आप सीक्वेंस मैच करेंगे तो बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज देखने को मिलेंगी. डिटेक्शन ऑफ RFLPs बाय सदर्न ब्लॉट. RFLPs के डिटेक्शन के लिए सदर्न ब्लॉटिंग का यूज़ होता है. मेड पॉजिटिव पैटर्निटी टेस्टिंग, इसने पॉजिटिव पैटर्निटी टेस्टिंग को भी जन्म दिया है. एंड ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, और इस RFLP टेक्निक की मदद से ही ह्यूमंस का डिटेक्शन पॉसिबल हो पाया. पहली बार RFLP की मदद से ही ह्यूमंस का डिटेक्शन किया गया था. RFLP protocols for human identification in most North American laboratories used the restriction enzyme HAE3 for fragmentation of genomic DNA. अगर RFLP के प्रोटोकॉल्स की बात करें ह्यूमंस के आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो ज़्यादातर जो नॉर्थ अमेरिकन लेबोरेटरीज़ हैं उनमें HAE3 का नाम का एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ किया जाता है. HAE3 का काम होता है कि जो जीनोमिक DNA है, DNA का फ्रेगमेंटेशन करवा दे, और इसी फ्रेगमेंटेशन की वजह से ही ह्यूमंस को भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है.
So thank you everyone for watching this session. अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो विज़िट करिए हमारी एकेडमी की वेबसाइट ITLS एकेडमी को, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लिंक पे क्लिक करिए। लिंक पे क्लिक करते ही आप कोर्स के पेज पे पहुँच जाएंगे, वहाँ से आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फॉलो करिए ITLS एकेडमी को ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, Twitter, YouTube, WhatsApp and LinkedIn. Subscribe to our YouTube channel and do not forget to press the bell icon so that you will be notified whenever there is an upload. And guys, आप ITLS एकेडमी के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर पे मौजूद है और उसकी मदद से आप इजीली ITLS एकेडमी को एक्सेस कर पाएंगे। So thank you for watching. Like this video, share with needy persons and subscribe to our YouTube channel. For any help or query, you can call us on our helpline number given here 7080833450. इसके बावजूद आपका कोई भी डाउट है, कोर्स से रिलेटेड डाउट है या कोर्स को ज्वाइन करने से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई ट्रेनिंग, कोई कोर्स के बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई डाउट है, क्लियर नहीं हो रहा है, उसको भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और आपकी हेल्प करी जाएगी। यहाँ से कोई भी डाउट आपका होगा क्लियर किया जाएगा। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट www.itlsacademy.com पर भी विजिट कर सकते हैं ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाए। So thank you very much everyone. Thank you again for watching this session.